Hey everyone, today we are complete half yearly exam 2021 and 2022 एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो आपका पेपर हो चुका है, उसमें कि आपकी कहाँ गलतियाँ हुई है और किस तरीके से आपको उन गलतियों को आगे वाले पेपर में सुधारना है। यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 आवर का, और साथ में मैक्सिमम मार्क्स जो इसके होते हैं वो 80 नंबर होते हैं, 80 नंबर का। सेक्शन ए हमेशा आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, आपकी पढ़ने की क्षमता कितनी अच्छी है और आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर को पिकअप करना होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को, और उनका आंसर देना होता है। इसके लिए अलग से आपकी बुक की स्टडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप बुक अच्छे से पढ़ते हैं या पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो आपको इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यानी ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको आप सावधानीपूर्वक पढ़िए और जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देना है। अब सोचिए, इसका वेटेज है 10 नंबर का। ये 10 नंबर यदि आपने इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लिया या फिर नहीं पढ़ा तो भी आपको आ जाएंगे। मतलब इसमें कोई अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर ही छांटने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें? रेसलिंग में, हाई जंप में, जेवलिन में या फिर जिम्नास्टिक्स में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की लाइन में दिया हुआ है, नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन अ गोल्ड मेडल फ्लिंगिंग द जेवलिन अ स्टेगरिंग 87.58 मीटर इन टॉप। अब यहाँ पर नॉट मतलब सिर्फ उन्होंने यही गोल्ड मेडल नहीं जीता, उनके बारे में और भी इसमें बातें कही जाएगी, लेकिन जो उन्होंने जीता है एक गोल्ड मेडल जो कि 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था। जेवलिन यानी एक भाला फेंकना होता है, उसको उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर तक, और ये कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में, आप सभी जानते हैं। तो ये इस टोक्यो ओलंपिक का हमारा पहला गोल्ड मेडल था। तो यहाँ पर जेवलिन आ जाएगा। हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया। वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में इंडिया के लिए? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा नहीं है, अभिनव बिंद्रा है। इसका आपको कहाँ पता चलेगा? यहाँ देखिए, इंडिविजुअल ईवर एंड द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्रा इन 2008, यानी कि 2008 में पहली बार अभिनव बिंद्रा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था और ये दूसरी बार था। नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड, नीरज चोपड़ा को अपने गांव में क्या कहा जाता है इन हिज विलेज? तो यहाँ पर यही आपको ढूंढना है। यहाँ पर दे यूज्ड टू कॉल, वो उनको पुकारा करते थे क्या? द विलेज सरपंच, यानी उनको विलेज सरपंच या फिर हेडमैन कहा जाता था। तो यहाँ पर हेडमैन, अब सरपंच होता सरपंच, हम इसको सही कर देते। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो कौन से ओलंपिक में उन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता था? तो यहाँ पर देखिए 87.58 मीटर टू टॉप द चार्ट इन टोक्यो। और टोक्यो में इन्होंने अपना ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, जो कि 2021 में हुआ था, 2020 का 21 में हुआ था। विच ऑफ दीज इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एबो पैसेज। यानी कि इन सभी स्टेटमेंट या कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऊपर वाले जो पैसेज में दिया हुआ है? तो यानी कि हमें वही स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि ऊपर वाले पैसेज में है। तो नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। यहाँ पर ये लिखा है अंडर 20, ये 2016 की चैम्पियनशिप में उनका ये रिकॉर्ड था कि ये अभी तक बना हुआ है। नीरज हैज़ बिन गिवन, नीरज को क्या दिया गया? तो अर्जुन अवार्ड दे दिया गया है, अभी दिया गया है। जैसे कि ही इज़ आल्सो अ 2018 अर्जुन अवार्ड, अभी उनको कुछ दूसरा अवार्ड दिया गया है, जैसे वो ओलंपिक गेम्स जीत के आए थे उसके बाद में, ये 2018 में इनको मिल चुका था। नीरज हैज़ आल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन, तो कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर एशियन चैम्पियनशिप, यहाँ देखिए आप, गोल्ड मेडल इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद में इनको कॉमनवेल्थ गेम में ये अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद में अर्जुन अवार्ड मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का सिमिलर आपको समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम, वही उसी टाइप का, तो वही सेम उसी टाइप का, तो कंसिस्टेंट मतलब सेम। द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग द एबव पैसेज। ऊपर वाले पैसेज को पढ़ने पर आपको क्या लगता है कि किस बारे में दिया गया है? तो यहाँ पर टू नरेट जर्नी ऑफ अ विलेज बॉय टू ओलंपिक्स, यानी एक यात्रा होती है गाँव के लड़के की ओलंपिक तक, उस बारे में ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये आपको ऊपर नहीं मिलेगा, आपको पैसेज को पढ़ने के आधार पर बताना है कि किस बारे में पैसेज जो है वो, उद्देश्य क्या है इस पैसेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड। आपको करेक्ट एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है इंक्लूड का।
तो इंक्लूड मतलब किसी चीज़ को शामिल करना और बाहर करना मतलब एक्सक्लूड करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो कि 4 नंबर का है। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, और एक सूटेबल टाइटल देना है। गिव अ सूटेबल टाइटल। टाइटल वह होता है जिसके बारे में बार बार इसमें बात कही गई हो, जैसे कि कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। यहाँ पर कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप के बारे में बात की गई है। यहाँ पर भी कन्वर्सेशनिस्ट, हर जगह आप देखेंगे तो आपको कन्वर्सेशन की कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की गई है। गुड कन्वर्सेशन, तो इसका मतलब इसका टाइटल क्या हो गया, कन्वर्सेशन। 1 नंबर आपको टाइटल का मिल गया। इसके बाद में इस पैराग्राफ को डिवाइड करके आप हर एक पॉइंट में 3-3 पॉइंट लिखेंगे, से आप 3 पॉइंट बनाएंगे। साथ में की टू एब्रीविएशन भी आप देंगे, शॉर्ट फॉर्म। इस तरीके से आप 3 नंबर लेके आ जाएंगे नोट पेकिंग समरी में। ये एक तरीका होता है बनाने का। तो ये आपका रीडिंग सेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन आता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि आपके लिखने की कौशल कितना अच्छा है, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, लिखने की क्षमता, एबिलिटी, क्वालिटी वो कितनी अच्छी है, कितनी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कितने कोमा, अपर केस, लोअर केस, जहाँ पर जो जो लगना चाहिए उनमें से आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो देखा जाता है, उसी के नंबर होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। यानी आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना था जिसमें आपको क्या करना है, टू सेल, यहाँ पर लिखा है यू वांट टू सेल, और सेल में आपको उन सभी सामानों के नाम बताने थे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, जो भी। एक छोटा सा बॉक्स बनाकर 4-5 आइटम के नाम लिख दो, ओनर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ये लिख दो, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लेके ख़त्म कर दो। इतना सिंपल था, ये आपको करना था। या फिर डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द भोपाल पुलिस क्वेश्चनिंग, यानी आपको एक पोस्टर डिजाइन करना था। पोस्टर यानी जो अट्रैक्टिव लगे, देखने में सबको आकर्षित करे, और उसमें क्या करना था, पुलिस क्वेश्चनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें भोपाल पुलिस के द्वारा सबको एक सलाह दी गई है, वार्निंग या चेतावनी टाइप की दी गई है कि आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को ना छुए जो कि आप नहीं जानते हो या अपरिचित हो, कहीं भी रखा हुआ। इसके लिए आपको अवेयरनेस के लिए पोस्टर बनाना था। ये दोनों में से आप कुछ भी बना सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यू आर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन। आप अमित शर्मा हैं और आप कहाँ रहते हैं, F20 ज्योति नगर उज्जैन में। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस काज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। यानी आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है इसमें, वो भी एडिटर को न्यूज़पेपर के, और उसमें बताना है कि आपके एरिया में जो लाउड स्पीकर से जो प्रदूषण हो रहा है या फिर ज़्यादा आवाज़ें आ रही है आपके लोकल एरिया में, उसकी कंप्लेन के लिए आपको एडिटर को न्यूज़पेपर के लिए एक लेटर लिखना था। या फिर यू आर साक्षी रेसिडिंग एट 10, ये आपका एड्रेस है, आपका नाम साक्षी है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन विलेज। आपके दोस्त को एक लेटर लिखना है, और उसमें यानी ये इन्फॉर्मल लेटर रहेगा, उसमें अपने दोस्त को विलेज में समर यानी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए आपको इन्वाइट करना है। ये भी 4 नंबर का था। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द अबाउट 200 वर्ड्स। यानी आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर 200 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल और ऐसे में थोड़ा अंतर होता है। आर्टिकल आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पैराग्राफ टाइप का, और ऐसे जो है या ऐसे के रूप में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि डायरेक्ट पैराग्राफ का होता है तो फिर आपको पैराग्राफ लिखना था। या फिर यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है। राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। यानी कि आपको एक रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो है वो बनानी है, पैराग्राफ टाइप की आपको लिखनी होती है। पास्ट टेंस का उपयोग करना होता है कि मैंने देखा, ऐसा हुआ था, क्योंकि वो काम हो चुका है। और उनमें सभी पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है कि कहाँ हुई, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब और कहाँ एक्सीडेंट हुआ, टाइम, पीपल कितने थे, लोग कितने थे, व्हीकल कौन कौन से थे जिनमें एक्सीडेंट हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें जान हानि कितनी हुई या फिर जो संपत्ति उसकी हानि कितनी हुई। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, वहाँ का सीन बताओ कि वहाँ पर कैसी स्थिति हो गई थी। डिटेल ऑफ द कैजुअलिटीज एंड डेथ, और जो जनहानि हुई है और जो मृत्यु हुई है यदि हुई है तो उनको बताना है। इंजर्ड यानी घायल हुए हैं या हॉस्पिटलाइज करवाया नहीं करवाया गया, एम्बुलेंस आई बुलवाया गया, जो भी मैटर सॉर्ट आउट हुआ, इन पॉइंट के आधार पर आपको लिखना था। बहुत ही ईजी था, कोई ज़्यादा आपका टफ पेपर नहीं था। अब सेक्शन सी पर आ जाइए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। 10 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, आपने कितने अच्छे तरीके से ग्रामर को रीड किया है, एक्सप्लेन किया है, और आपने जो भी एग्जाम्पल्स है उनको कवर अप किया है, वो यहाँ पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर सब मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ही इज़ MBA, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि MBA आप वोवेल का उच्चारण कर रहे हैं ए, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। कभी हम परमिशन लेते हैं तो आप लगाते हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर मे आ जाएगा अनुमति लेने के लिए। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर सम और एनी में से एनी आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हमेशा एनी आता है। यू कैन राइट विथ पेंसिल, यदि आप सब्जी भी काटते हैं तो आई कैन कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ,
मैं सब्जी जो है वो काट सकता हूँ चाकू से। तो जो भी काटने वाली चीज़ें या फिर लिखने वाली चीज़ें जो भी आप उपयोग करते हैं अपने काम के लिए, जो भी इक्विपमेंट आप उपयोग करते हैं उनके लिए आप विथ लगाते हैं। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया। द क्लॉक स्ट्रक 7, जो घड़ी जो मतलब जब तक घड़ी ने 7 नहीं बजा दिया, फिर 7 नहीं बज गए, तो जब तक मतलब अंटिल आ जाएगा, यदि नहीं अप टू तो होगा ही नहीं। दिस इज़ द मैन, यह वही व्यक्ति है। नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, यह वही व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हु मतलब जो होता है, हु मतलब जिसे होता है, और हुज मतलब जिसका जिसकी जिसके होता है। तो यही सही रहेगा, जिसका नाम, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पोजीशन वाली बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। डू इज डायरेक्टेड, इसमें 5 करने थे आपको। यहाँ पर लगभग 6 दिए हुए हैं। यहाँ पर ही डिड इट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, आपको नेगेटिव बदलना है। तो ही डिड ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। डिड नॉट और डू इट, इस डिड को हमने डू में बदल दिया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बदल दिया। कैसे पहचाना? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। अगर इसमें सिंपल में आई, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको एक्टिव वॉइस में है, इसको पेसिव में बदलना है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। फुटबॉल इज़ बिंग प्लेड बाय देम, दे का हो जाएगा देम, और बिंग इसलिए लगाया क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है पहले वाला, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो जब हम इसको बदलेंगे तो कंटिन्यूस में बदलेंगे, लेकिन बिंग लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर बिंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पेसिव में, और बाय देम कर दिया दे का। इफ़ रवि रन्स फास्ट नाउ ही विल कैच द बस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, यानी आपको अनलेस का उपयोग करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। यदि को हटा के हम यदि नहीं लगाएंगे तो अनलेस रवि रन्स फास्ट, इसके बाद में होता क्या है कि इफ रवि डज नॉट डिड नॉट होता है, उसको हमें हटाना होता है, लेकिन वो तो पहले है ही नहीं। तो पहले नहीं है तो हम इसको यहाँ पर नॉट लगा देते हैं अगले वाले टेंस में। तो ही विल नॉट कैच द बस, यदि रवि जो है वो अब तेज़ नहीं भागता है तो वह बस को जो है मिस कर देगा या पकड़ नहीं पाएगा, या फिर मिस कर देगा। आप ऐसा बोल रहे हो तो ही विल मिस द ट्रेन, आप बिना नॉट लगाए भी इसको ऐसा बना सकते थे। ये दोनों सही रहेगा। अनलेस रवि रन फास्ट नाउ ही विल नॉट कैच द बस, या फिर ही विल मिस द बस। आपको सेंटेंस का जो अर्थ है वही सही बताना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नॉट का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने अनलेस लगा दिया, अपने आप में यदि नहीं था तो आपको फिर यहाँ पर नहीं, अगर ऐसा अर्थ देखा जाए आप यहाँ पर नॉट नहीं लगाते हैं तो फिर इसका अर्थ हो जाएगा यदि रवि तेज़ नहीं भागता है अब तो वह बस को पकड़ लेगा। अगर नॉट नहीं लगाते हैं तो तेज़ नहीं भागेगा तो बस को कैसे पकड़ लेगा भाई, है ना। तो तेज़ नहीं भागेगा तो बस को नहीं पकड़ पाएगा, ये सेंस सही है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर नोट लगाना पड़ा। सी हीट द की, अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हाइट का ही सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, तो सी के साथ आ जाएगा हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हिडन द कीज। सिंपल था। ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट पे द फी, आपको सो दैट का उपयोग करना है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको सो दैट लगाना होता है वहाँ पर आपको वेरी या फिर वेरी नहीं भी हो तो आपको जो भी आपकी क्वालिटी एबिलिटी बताई गई है कि आप गरीब है, सुंदर है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, उसके पहले आपको सो लगाना होता है। तो यहाँ पर ही इज वेरी की जगह सो हो जाएगा। वेरी और सो अपने आप में एक ही अर्थ रखते हैं। उसके बाद डेट आ जाएगा, डेट ही कैन नॉट पे द फी। इस तरीके से ही इज़ सो पुअर, दोनों को कंबाइन करने के लिए डेट का उपयोग करेंगे। ही कैन नॉट पे हिज फी। यहाँ पर अर्ध मूव राउंड सन, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो राउंड मतलब गोल चक्कर होता है और अराउंड का मतलब चारों ओर चक्कर होता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आसपास गोल गोल होएगा वहीं चक्कर लगाने के साथ साथ आसपास भी चक्कर लगाती है। और अर्थ और सन क्या है, ये डेफिनेट है, निश्चित है, यूनिक है। तो यहाँ पर द अर्थ आ जाएगा, द सन आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गई, और मूव्स अराउंड हो जाएगा राउंड की जगह। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ये था आपका ग्रामर वाला सेक्शन। अब सेक्शन डी में यहाँ पर लिटरेचर दिया हुआ है। लिटरेचर का मतलब ये है कि साहित्य, और साहित्य का मतलब ये कि आपने अपनी बुक में जो लेसन दिए हुए हैं प्रोज और पोएट्री, यानी जो पोएम यानी जो कविता हैं और जो स्टोरी है, स्टोरी टाइप की लेसन है, उनको कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने, वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। उसी के आधार पर आपको आंसर देने हैं। वैसे हालांकि पैराग्राफ जो है इसमें से आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका पैराग्राफ से कोई संबंध नहीं होता है, आपकी बुक से होता है। पूछ लिया जाए कि नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, इसका नाम बताओ इस पोएम का जिससे लिया गया है, या फिर कवि का नाम बताओ, तो फिर आपको इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पर व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, शासक का नाम क्या था, राजा का नाम क्या था, तो एम्परर का नाम था जुआंगजोंग, ये यहाँ पर मिल रहा है आपको।
वेयर डिड दे गो, वे कहाँ जाते हैं, तो इन द केव, वो कहाँ जाते हैं, गुफा में जाते हैं। सेड द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उसके अंदर से अंदर होके जाते हैं। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, इंप्रेसिव यानी आकर्षित करने वाला, अच्छा लगने वाला। दोनों का सेम पर्यायवाची आपको बताना है। ऊ दाऊजी वाज, तो यहाँ पर लिखा है अबाउट द पेंटर ऊ दाऊजी, तो ऊ दाऊजी क्या है, एक पेंटर है। इसमें देखिए द एबो पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ऊपर वाला जो पैसेज है कौन से लेसन से लिया गया है। अब देखो ऊपर नहीं बताया गया ना कि कौन से लेसन से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था जिसमें ये, या फिर कौन सी प्रोज हमने सब अध्ययन किया था, रीड किया था, जिससे लिया गया है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल से लिया गया है। इसको बोलते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से किताब का या पुस्तक का, अपनी टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया है। वहीं अब आपके पोएम से ये लिया गया है। अब इसको पढ़ के आपको बताना भी पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया है। जैसे कि व्हाट इज डिस्क्राइब एज अ स्लिक इन द पोएम, स्लिक से क्या मतलब है, स्लिक किसको बताया गया है यहाँ पर, स्लिक एज अ लिजार्ड मतलब चिपकता है किसकी तरह, लिजार्ड यानी छिपकली की तरह। तो यहाँ पर गोल्ड फिंच यानी गोल्ड फिंच एक चिड़िया होती है, उसका नाम ही गोल्ड फिंच होता है, उसकी तुलना एक छिपकली से की गई है। हु कम्स टू फीड द यंग वंस, ये जो बच्चे हैं उसके, उनको खिलाने के लिए कौन आता है, तो गोल्ड फिंच उसकी माँ आती है खिलाने के लिए। हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड यंग, मतलब उस पक्षी को, गोल्ड फिंच को, और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन आश्रय देता है। तो ये जो बात की गई है एक पेड़ के बारे में की गई है जिसका नाम है लेबरनम टी। तो ये पार्ट का नाम है, मतलब आपके पोएम का नाम है, तो ये लेबरनम टी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बी में फिर वही आपका जो है एक पैसेज दिया हुआ है, और ये आपका लिया गया है आपकी दूसरी वाली बुक यानी स्नैपशॉट से। इसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे। वो वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो माई कजिन मोराद वाज सिटिंग, मतलब कजिन ऑफ द स्पीकर यानी जो बोल रहा है उसका कजिन जो है वो हॉर्स पर बैठा हुआ घोड़े पर। फ्रॉम विच लेसन द एबो एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इससे ये लिया गया है। इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, मोराद कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो अमेरियन, यहाँ लिखा हुआ है अर्मेनियन, यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड इन अर्मेनियन। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटी, आपको ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म बताना है। तो आपका ये जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव फॉर्म है, और क्योंकि आप बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर इसका जो नाउन फॉर्म रहेगा वो रहेगा ब्यूटी। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक और वर्क बुक के, यानी आप सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक बोल सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जिनके आंसर आपको खुद देने हैं। ये वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपकी ग्रामर की, लेटर राइटिंग की, राइटिंग स्किल की सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।